तक के लेक्चर्स में हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा, हमने समझा कि रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस किसी मॉलिक्यूल के अंदर क्यों एराइज़ होता है, रेजोनेंस की प्रॉपर्टीज़ क्या-क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब हम किसी मॉलिक्यूल को देख के ना ये बोल सकते हैं कि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है। और जब इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, तो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करना सीखा है। इस वाले लेक्चर में या लास्ट के कपल ऑफ लेक्चर्स में जो मेरा टारगेट रहा है, वो रहा है कि हम कंपेयर करें स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, कौन से सबसे ज़्यादा खुश है, हमें इसके बारे में पता करना है। जो स्टेबल है, वही खुश है। सिंपल सी बात हमें ये फंडामेंटली समझना है। तो यहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसको हमें पता करना है और इसके लिए क्या है ना कि सेट ऑफ कुछ रूल्स है, जो हम अप्लाई करेंगे और हम कंपेयर करेंगे कि भैया इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, ठीक है? तो इसको हम जल्दी से क्विकली नंबर 4 लिख देते हैं, ठीक है यार? अब हम क्या करते हैं ना रूल्स की थ्रू चलते हैं। रूल्स में देखो यार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रूल्स में जो है ना कि पहला रूल है वो बाकी रूल से ज़्यादा प्रेसिडेंस रखता है। प्रेसिडेंस का मतलब है इम्पोर्टेंस रखता है। पहला रूल अगर किसी पे अप्लाई हो रहा है और वो चीज़ सेग्रीगेट हो रहा है, वो चीज़ सेपरेट हो रहा है कि हाँ, पहला रूल से तो ये अच्छा हो गया, तो हम दूसरे रूल के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर दूसरा रूल किसी पे अप्लाई हो रहा है और वो हम बोल दिए कि हाँ, दूसरे रूल अप्लाई करके हम बोल दिए कि 1 जो है वो 2 से बेहतर है, तो हम तीसरे, चौथे, 5वें रूल के बारे में नहीं सोचेंगे। तो जिस रूल पे जो एलिमिनेट हो गया, जो सिलेक्टेड हो गया, हम उस रूल पे उस चीज़ को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये प्रेसिडेंस है, इम्पोर्टेंस वाइज़ ही यहाँ पे रूल्स लिखे गए हैं। ठीक है यार? और पहला जो हमें रूल लगाना है, वो पहला रूल लगाना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवाँ, ये भी है इम्पोर्टेंस का मतलब ऐसे भी हम बोल सकते हैं, प्रेसिडेंस इसको हम बोलते हैं। ठीक है यार? पहला क्या रहा है? मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मोर स्टेबल। जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड होगा, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब पाई बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड बेसिक रूप से ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ना अपने को, उसमें से एक सिग्मा होगा, एक जो होगा वो क्या होगा? सिग्मा होगा और एक होगा पाई। सिमिलरली यहाँ एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा, 2 पाई, एक सिग्मा, 2 पाई, एक सिग्मा, 1 पाई। तो सिंपल अगर डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, 2 पाई। पाई बॉन्ड काउंट करने का मतलब है पाई बॉन्ड काउंट करने का मतलब क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड काउंट करो ना यार, या ट्रिपल बॉन्ड काउंट कर लो और उसमें अगर 2 हो जाएगा, जब ट्रिपल बॉन्ड के केस में जो पाई होगा वो क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो कितने हैं? 2 हैं, ठीक है? यहाँ पे 2 हैं। कैसे 2 हैं पाई बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड में 2 लोग पाई होते हैं, ये सिग्मा है और ये दोनों पाई है। सिमिलरली यहाँ पे 2 हो जाएँगे, 1 सिग्मा 2 पाई, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ना वो ज़्यादा स्टेबल। तो ये बंदा जो है ना वो सबसे बेकार ऑलरेडी हो जाएगा। हम बोलेंगे 4th जो है ना वो ऑलरेडी सेपरेट हो गया। अब हमें पहले 3 में कंपेयर करना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन करेगा। 4th बेचारा 4th कर गया है। सबसे बेकार यही है क्योंकि पाई बॉन्ड सबसे कम इसमें है। इन तीनों में बराबर है और इसमें 1 आ गया मतलब ये सबसे बेकार है, सबसे गया गुज़रा है। इसको सबसे लास्ट में जाके हम फेंक देंगे, रख देंगे यहाँ पे। अब हम पहले 1, 2, 3 को कंपेयर करेंगे कि भैया 1, 2, 3 के अंदर अब जल्दी से बता दो कि फर्स्ट कौन करेगा, सेकंड कौन करेगा और थर्ड कौन करेगा इस रेस के अंदर। एक बंदा तो ऑलरेडी हार चुका है, पाई बॉन्ड ही नहीं है इसके पास। ठीक है? लेस चार्ज मोर स्टेबल। जितना कम चार्ज होगा ना, देखो मैं चार्ज बोला हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ मैं। मैंने रूल में क्या लिखा है? चार्ज। काउंट कर लो चार्ज। तो हम बोलेंगे कि ठीक है यार, यहाँ पे अगर हम देखें तो चार्ज 0 है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जो चार्ज है 2 हो गया यार, बहुत मज़ा नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी चार्ज 2 हो गया। तो हम बोलें कि जिसका लेस होगा ना इन तीनों में लेस चार्ज क्या है? वो ज़्यादा स्टेबल। तो हम बोल देंगे कि 1 जो है ना वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। कैसे? मुझे समझ में आया। 4 सबसे कम और ये 1 सबसे ज़्यादा। 4 बेचारा फेल हो गया रूल नंबर 1 पे और जो 1 है ना वो इन दोनों से जीत गया। इन अब ये 3 अब देखो जैसे ही रेस शुरू हुई 4th जो है वो 4 कर गया। अब बचा कौन? ये तीनों। अब इन तीनों में हम बोल रहे हैं कि 1 जो है ना ऑलरेडी पार कर गया, जो भी बैरियर था उसको क्रॉस कर गया है। तो हम बोलेंगे इन दोनों से तो जीत लिया, राइट? 1 जो है वो फर्स्ट कर गया क्योंकि अब रेस 3 ही लोगों में हो रही थी। एक तो ऑलरेडी बेचारा फेल हो चुका था। हम बोलेंगे कि अब जो बाकी का 2 पोज़ीशन बचा है कि सेकंड, थर्ड में सेकंड, थर्ड कौन आ रहा है? मतलब ये सेकंड और थर्ड रिजल्टिंग स्ट्रक्चर में पोज़ीशन सेकंड, थर्ड कौन लेगा? ये हमें अब कंपेयर करना है। समझ में आ रहा होगा यार ये चीज़, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? ठीक है यार, मतलब अब सेकंड, थर्ड के बीच केवल कंपेयर करना रह गया। तो हम बोलेंगे कि यार चार्ज वगैरह तो ये वाला चार्ज सेम है, मतलब दूसरा रूल तक तो अप्लाई हो चुका है। तीसरा रूल अप्लाई कर ले क्या जल्दी से? करो ना यार, बैठे क्यों हो अपन? तो करते हैं क्विकली अपन तीसरा रूल। तीसरा रूल कह रहा है कि लेस नंबर ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट एटम्स मोर स्टेबल। तो जितना कम ऑक्टेट होगा ना, मतलब जितना कम क्या बोल सकते हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। अब ऑक्टेट क्या होता है? तो यार देखो जो एटम्स होते हैं ना वो बेचारे क्या करते हैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए ना, उन्हें क्या चाहिए होता है? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है जल्दी से, कि यार मुझे 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मैं स्टेबल हो जाए। इसी रूल को ना ऑक्टेट रूल बोलते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। सबको ही 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ऑक्सीजन को भी 8 चाहिए, नाइट्रोजन को भी 8 चाहिए होगा, कार्बन को भी 8 चाहिए होगा। तो सबको चाहिए कि 8 इलेक्ट्रॉन मुझे को दे दो, मैं खुश रहूँ, मैं खेलता कूदता रहूँ, मैं ऐसे परेशान ना रहूँ।
ठीक है? लेकिन तो जिसमें मतलब मान लो कि यहाँ पे 3 ऐसे एटम मिल गए जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ही नहीं हुआ, यहाँ पे 2 ही मिला, तो हम बोलेंगे कि तुम बेकार हो। मतलब तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ है, तुम्हारे अंदर जो एटम्स है वही स्टेबल नहीं है, वही सैटिस्फाइड नहीं है। एज़ अ मॉलिक्यूल तुम कैसे सैटिस्फाइड करोगे तो स्टेबल रहोगे, राइट? तो जितना कम ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाला एटम, जितना कम ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाला एटम उतना ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि एटम्स के बीच कोई स्ट्रेस नहीं है कि मेरा ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। तो उस केस में लोग खुशी-खुशी से रह लेते हैं कि हाँ यार, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है, हम जो है मतलब खुश हैं, क्योंकि मतलब क्योंकि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो अब दुखी होंगे लोग, एटम दुखी रहेगा तो पूरे मॉलिक्यूल कैसे ही खुश रह पाएगा, स्टेबल रह पाएगा। तो वही चीज़ है, तो हम जल्दी से क्या करते हैं ना कि लेस नंबर ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो लेस नंबर ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट कहाँ पे हम देखेंगे, जहाँ भी पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ना, तो ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, वो चीज़ क्या होता है ना कि हमें जहाँ भी पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है वहाँ पे हमें टारगेट करना चाहिए कि यहाँ पे हो सकता है ना कि पॉजिटिव चार्ज है, क्यों है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है। इसका मतलब है कि हो सकता है ना कि नाइट्रोजन ने अपना ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया हो, नाइट्रोजन का ऑक्टेट, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर लिया है, राइट? या यहाँ भी हम देखेंगे ऑक्सीजन जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, तो इसका भी जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट हो सकता है, राइट? तो हम बोलेंगे कि ठीक है, तो क्यों ना हम जल्दी-जल्दी से कार्बन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का देख लें ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। तो हम देखेंगे 2, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट में हम कैसे काउंट करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, 2, 2 4, 2 6 और 2 8, 8 हो गए ना यार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। तो हम बोलेंगे हाँ, यहाँ पे जो है ना 0, और यहाँ पे और कोई भी नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, कार्बन ऑलरेडी सैटिस्फाइड होगा या R ग्रुप ऑलरेडी सैटिस्फाइड होगा। जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखे वहीं पे कहीं न कहीं इनकम्प्लीट ऑक्टेट का चांस बनता है। तो 0, यहाँ पे कोई भी ऐसे ग्रुप नहीं है, ऐसा एटम नहीं है बेसिक रूप से जो इनकम्प्लीट हो। यहाँ भी हम देखेंगे ऑक्सीजन की कहानी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 0 ही है, मतलब कोई भी ऐसा एटम नहीं है इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर, इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट को यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो जिसका। तो हम बोलेंगे कि दोनों में 0 0 है, मतलब इस बेसिस पे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें कौन सा रूल नंबर 4 चलना पड़ेगा। रूल नंबर 4 कहता है कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब देखो यार, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की क्या कहानी है। तो जैसे होता क्या है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर वो मॉलिक्यूल के अंदर हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मॉलिक्यूल के अंदर हैं, तो जो नेगेटिव चार्ज है ना वो उनके ऊपर ही होना चाहिए। ये काइंड ऑफ बोल सकते हो कि मतलब वो एक नेचर होता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, उस पर्टिकुलर एटम का। तो और इस नेचर को बेसिक रूप से हम ऐसे ऐसे नेचर जिसमें कि किसी न मतलब कहीं से जो भी नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन वगैरह दिख रहा है जहाँ-तहाँ, वहाँ से उसको खींचने का जो टेंडेंसी होता है, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। मतलब अगर हम इसमें देखें ना, तो ये ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो है कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा ना, इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा एकदम इससे, क्योंकि ये इससे ज़्यादा पावरफुल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन देखो यार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, रीज़न बीइंग कि हमारा टॉपिक ये है। हमने इंडक्टिव इफेक्ट के लेक्चर नंबर 2 में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में, सही में मतलब हमने इन डेप्थ डिटेल में जाके इंडक्टिव इफेक्ट को स्टडी करी है। मैंने बताया है, एक-एक चीज़ बताया है एकदम बहुत ज़्यादा फंडामेंटली, जो सबसे बेसिक चीज़ों को हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस करी है। तो अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट आई मीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझने में इश्यू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो आई विल सजेस्ट कि आप इंडक्टिव इफेक्ट के लेक्चर नंबर 2 पे जाओ, और वहाँ पे आपको इंडक्टिव इफेक्ट का रिलेशन आप भी पता चलेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे रिलेटेड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडामेंटल क्या है वो भी आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप सिंपल यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, इंडक्टिव इफेक्ट बाय रेजोनेंस, सॉरी, इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस, और मे बी इंडक्टिव इफेक्ट बाय एमिनेंट गाइड, और फिर आपको वो लेक्चर मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके खोज के देख भी सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि इसे डिस्क्रिप्शन में रख दूँ। ठीक है यार, वो लेक्चर्स को डिस्क्रिप्शन में रख दूँ, या आई कार्ड जो एक बनता है ना, यहाँ पे आई आई यहाँ पे रहता है, कोई कार्ड रहता है ना, उस कार्ड में भी आपको मिल जाएगा ये वाला लेक्चर्स, पूरे प्लेलिस्ट में डाल दूँगा वहाँ पे। ठीक है यार। तो अब हम क्या करते हैं ना, अब मान के चलते हैं कि ठीक है, आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, और इसको मैंने एक फंडामेंटल चीज़ बताया, अभी बेसिक चीज़ बताया कि ऑक्सीजन अगर कहीं पे है, वो बोलेगा कि मेरे को ही जो नेगेटिव चार्ज है वो मेरे पे आना चाहिए, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज ले लिया तो ऑक्सीजन जो है वो मुंह फुला लेगा, वो बेसिक रूप से बैठ जाएगा, बोलेगा कि नहीं, मैं तो बात ही नहीं कर रहा किसी से, नेगेटिव चार्ज था, इस केस में देखो नेगेटिव चार्ज था, और मेरे होते हुए नाइट्रोजन कैसे लेके बैठा हुआ है। तो स्ट्रेस कंडीशन चल रहा है विद इन एटम्स, एटम्स खुश नहीं है मॉलिक्यूल के, और अगर एटम खुश नहीं है तो कैसे ही समझोगे कि मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हम बोलेंगे कि यार क्या ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ओ के ऊपर है,
बहुत ज़्यादा खुश होगा वो या कि यार मेरे रहते हुए नेगेटिव चार्ज मेरे ऊपर आ गया क्योंकि मैं सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ यहाँ पे जो भी एटम्स प्रेज़ेंट है उसमें। तो ये जो है ये खुश रहेगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी-हैप्पी रहेगा और जो ये जो मॉलिक्यूल हो जाएगा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा, वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा देन थर्ड वन से। ये क्यों नहीं है ज़्यादा स्टेबल? क्योंकि O के रहते हुए नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज लेके बैठा है, वो नाराज़ हो जाएगा, ये उदास हो जाएगा कि नहीं मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज चाहिए था लेकिन किसी और को दे दिया मेरे रहते हुए, ये नाइंसाफ़ी है मेरे साथ, मैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूँ यहाँ पे और इसके कारण से यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ये थर्ड पोज़ीशन पे आ जाएगा। तो ऐसा हमारा सीक्वेंस आ गया, सिंपल है कि 1 ज़्यादा है 2 से, 2 ज़्यादा है 3 से, 3 ज़्यादा है 4 से। बड़ा ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था और इसमें हमें बहुत कुछ समझने को, सीखने को मिला। तो अगर यार ये जो लेक्चर्स हैं ना ये आपको पसंद आ रहे हैं तो लेक्चर्स को लाइक करो, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सब्सक्राइब करो चैनल को और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें भी सीखने को मिले कि क्या होता है रेजोनेंस, कैसे होता है, कैसे ये सब चीज़ें डिसाइड करी जाती है। तो मोटे-मोटे तौर पे जो है एक लेमैन वे में, एक बेसिक वे में कहानी कहते हुए कैसे हम स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर सीखना है, इस तरीके से अगर जानना है तो कहीं न कहीं मैं बोलूँगा कि आप लोगों के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ एटलीस्ट शेयर करो और उन्हें भी सीखने का मौका दो। ठीक है यार, अगर ठीक है यार, तो इस वाले लेक्चर में ना अपन इतना ही करते हैं। अगले लेक्चर में फिर से हम क्वेश्चन देखेंगे और करते हैं यार, बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने करने का नाम ही यही है। ठीक है यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।